एक पक्ष ये भी हिंदुओं कहता है कि साल 1928 में अंग्रेजों ने इसी पूरी जमीन का सर्वे किया था और यह माना था कि ये जमीन जो है हिंदुओं की, इसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी हैं। अनुराग भदौरिया जी, ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय में कि जितने मामले देश भर में हैं वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंदिर यहां पर होना चाहिए, यहां पर झंडा लगेगा नहीं लगेगा, लाउडस्पीकर लगेगा, ये एक जो पैटर्न है ये क्या सोची समझी है या इत्तफाकन हो रहा है? इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आप पीछे रह जा रहे हैं। एक तरफ ओवैसी साहब की पार्टी बोलती है, एक तरफ बीजेपी बोलती है। एकदम आपने बिल्कुल सही कहा। जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया और हिंदुस्तान ने सुन लिया कि कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे। लाउड स्पीकर से छूटते हैं तो बुलडोजर से छूटते हैं तो ये धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद, अजान, आरती, इसी में पूरे देश को उलझा रखा है। अभी मैं ईद मिलने किसी के यहाँ गया, उसके बाद एक पड़ोसी थे उनके यहाँ चला गया, तो उनके यहाँ मैं बैठा था, कह रहे थे कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बेरोजगार हैं, 2 वक्त की रोटी हमें नसीब नहीं हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। और जैसे ही मैं उठ के आता हूँ, टीवी खोलता हूँ, मैं, आप यकीन मानिए, सुबह 10 बजे मैंने एक बार टीवी खोला था, शाम को आके देखा तो पूरे दिन यही चल रहा है, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर में विकास की भी बात कभी? अनुराग जी, आप आज तक थोड़ा कम देखते, इसका मतलब लगता है। नहीं, आज तक पे भी मैंने देखा, आज तक पे भी मैं 2 बजे से लेके अभी तक यही चल रहा है। अभी पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कैसे ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ा दिया गया था। सुन तो लीजिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं आपका भी चैनल देखता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देश के अंदर में ऐसा लगता है, जैसे लगता है जो एलपीजी के दाम बढ़े, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 3 साल के अंदर में 40% बढ़े हैं जी। 1000 के करीब हो गया, सोचो आप। अब 1000 का सिलेंडर हो गया, कैसे लोग खरीदेंगे, खाना बनाएंगे? नौकरी है नहीं, बच्चों की फीस भरने के पास उनके लिए पैसे नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है। महंगाई का आलम है कि मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, आपको भी दिखा दे रहा हूँ, ये नींबू है 20 रुपए का है, 20 रुपए का नींबू। इतनी गर्मी में आदमी शिकंजी बना के नहीं पी सकता, गरीब आदमी। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, आपकी बात का पूरा सम्मान, लेकिन एक सवाल फिर मेरे मन में आता है, काउंटर क्वेश्चन आ रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ। एक सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए, एक काउंटर क्वेश्चन आ रहा है, जवाब दूंगा। जी, सवाल ये आ रहा है कि क्या ये बात आप समझा नहीं पाए जनता को? क्योंकि आप खुद भी चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी क्या इन्हीं बातों को लेकर आई थी, वही एग्जीक्यूट कर रही है जी। आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं, आपको पूरा समझा दूंगा। ये 20 रुपए का एक नींबू है। गरीब आदमी अगर उसका पेट खराब हो जाए, परेशान हो जाए, तो नींबू रास्ते से तोड़ के किसी तरह से शिकंजी बना के अपने को बचा लेता था। आज उसको हैजा हो जाएगा तो बचाने के पास उस पर नींबू खरीदने तक का पैसा नहीं है, क्योंकि 250-300 रुपए किलो नींबू हो गया। और बीजेपी को जब ये नींबू दिखाओ तो बीजेपी के प्रवक्ता इसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इसको निचोड़ लो, माथे पे डाल दो, माथा ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हाँ, रईसों के लिए ये नींबू, उनके लिए, बीजेपी के लिए बड़ी चीज नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से, जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है लगातार। मैं पूछना चाहता हूं, सर, जनता ने आपको चुना, जैसे आपने बोला कौन सा चुनाव हुआ, जनता ने आपको पूरी बहुमत से चुना, जनता ने इसलिए आपको चुना। आप आओगे, जनता की जो आपने वादे किए, जनता को राकेश, देखिए अनुराग जी, देखिए अब एक तरफा चर्चा चलेगी तो समझ में नहीं आएगा। दर्शक ये समझना चाहता है कि तो क्या आप ये मसला समझा नहीं पाए, क्योंकि जमीन पर आप भी नजर नहीं आ रहे। अगर नजर आए होते तो शायद चुनावों में परिस्थितियां अलग होती, और अगर आए थे तो समझा क्यों नहीं पाए? आप भी चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी जिन बातों को लेकर गई, वो कह, राकेश जी कह रहे कि हमने समझा दिया है, दर्शक समझ रहा है, आवाम समझ रही है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। कुछ एक तरह का आपने देखा है, कुछ लोग होते हैं जो झूठ को बड़ी अच्छी तरह से परोसते हैं, और आप जानते हो कि झूठ के पैर बहुत दिन तक होते नहीं है। झूठ कुछ दिन तक आदमी को परेशान तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन झूठ कभी जीत नहीं सकता। ठीक है, अंत में जीतेगा सच। हो सकता है इन्होंने झूठ सच बोल के सरकार बना ली, ठीक है, हमारे साथ, ठीक है, आप कह रहे हैं कि झूठ के पांव बहुत दिन तक नहीं चलते। नहीं, आपका जवाब दे दूं, जी सर। आपने कहा सरकार बना ली, ये 46% से 41% पे आए, में हम 22% से 38% पे पहुंचे। ठीक है, तो क्या इसी को लेकर वो अगली तैयारी कर रहे हैं? विनोद बंसल जी, खत्म हो जाएगा। विनोद बंसल जी, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है के सामने आ रहा है कि जो कुछ 90 के दशक में हुआ था अयोध्या को लेकर, कमोबेश वही स्थिति जो है वो बनाई जा रही है। बीजेपी भले खुलकर नहीं कह रही है कि इसमें हमारी भूमिका है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर है। क्या वीएचपी ये मानती है कि भाई ये सब जो हो रहा है, उनके जो एजेंडे में था, मथुरा, इधर काशी, ये दोनों को लेकर धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, ये मानते हैं या मान रहे हैं कि नहीं ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है?
देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं कि जो डिबेट आपने शुरू करी, जिस टॉपिक पर डिबेट थी और जिस टॉपिक को लेकर के मुझे यहाँ आमंत्रित किया था, मुझे लगता है कि वो टॉपिक ना होकर के कहीं और भटक गए। ये जो जिन लोगों के पास जब तथ्य नहीं होते, जब सत्य नहीं होते, जो कोई लॉजिक नहीं होता, तो इलॉजिकल बातें करते हैं और बात काशी को, और ये कोई मथुरा ले जाएगा, कोई टमाटर पे ले जाएगा, कोई नींबू पे ले जाएगा, तो कोई उसको कहीं वो बेटियां याद आएंगी, कहीं कुछ याद आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, देखिए, आज तक ने हर टॉपिक पर डिबेट की है, हर विषय पर डिस्कशन होता है, लेकिन डिबेट का जो डिस्कशन है उस पर क्यों नहीं टिक पाते? ये हमेशा डिबेट के डिस्कशन से भागने की कोशिश करते हैं, नंबर वन। नंबर टू इज दैट, देखिए, जहां तक काशी विश्वनाथ का सवाल है, आपने देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद ने न तो कोई पिटीशन लगाई है, न विश्व हिंदू परिषद ने कोई आंदोलन का ऐलान किया, न संघ परिवार को इसमें भी जुटा है। इसके बावजूद भी इनको एक ही चीज नजर आती है कि बीजेपी, बीएचपी और आरएसएस, ये और वो, और ये काशी के साथ में अपना राम जन्मभूमि को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, उसको जोड़ दो। अरे भाई, बात साफ साफ है, बड़ी सपाट है, और आज तक के सुधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि देखिए, जो कोर्ट का निर्णय है कि कोर्ट ये जानना चाहता है कि वास्तविकता क्या है। आखिरकार वो जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उस मंदिर के आसपास क्या चीज हिडन है, आखिरकार उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी और उसका सर्वे करने में किसी को तकलीफ क्यों हो सकती है? तकलीफ तो उसी को होगी ना जी, जिसकी जो चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसे मैं कहता हूं। आप देखिए, अगर मैं साफ हूं, पाक हूं, तो मुझे दिक्कत क्या? आओ ना मेरे घर में, वीडियो कर लो, फोटो खींच लो, और कुछ ले जाना ले जाओ, मैं तो स्वागत करूंगा आपको। लेकिन ये तो मतलब नहीं कि नहीं जी, ये तो मुसलमान है इसलिए मस्जिद के अंदर नहीं घुस सकता। अरे भाई, कोर्ट के अपॉइंटेड कमिश्नर को भी आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हो, फिर दूसरी तरफ कहते हो कि हम तो संविधान में विश्वास करते हैं। तीसरी बात ये बताइए कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर के बारे में ये कहना कि भाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी थी इसलिए हम कोर्ट को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, तुम क्या पाकिस्तान में रहते हो, सीरिया में हो, बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो, भारत में हो, भारत में रहोगे तो भारत के कानून को पालन करना पड़ेगा। तीसरी बात, चौथी बात ये कि आप देखिए, इस मामले को हमेशा हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जाता है या फिर भाजपा और नॉन भाजपा के देखा जाता है। इसमें भाजपा पिक्चर में कहां है, बीएचपी पिक्चर में कहां है, आरएसएस पिक्चर में कहां है? कोर्ट का निर्णय है कि भैया जाओ, 5 लोग, दो लोग जाकर के सर्वे करके आ जाओ, और जो कुछ हो मुझे बता दो। अब इसमें आपको तकलीफ है, तकलीफ देखिए उसी को हो सकती है। अगले मेहमान पर जाऊं, उससे पहले एक सवाल मेरा आपके पास, मुझे लग रहा है कि मस्जिद के अंदर कुछ न कुछ छुपा के रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, हाफिज साहब के पास मैं जाऊं, उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। विनोद बंसल जी, जरा ये समझा दीजिए, आप कानून का जिक्र कर रहे हैं, नरसिम्हा राव की सरकार ने ऐसे मस्जिद मंदिर के विवाद से बचने के लिए ही वो एक्ट बनवाया था, क्योंकि अगर आप मामला यहां बनारस की बात कर रहे हैं तो देश में 100 मंदिर ऐसे और हैं, 100 धर्म स्थल है जहां पर यही विवाद होगा, और इसी को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि आप एंटी मुस्लिम माहौल बना रहे हैं। तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत करेंगे? विष्णु जी लगातार ये बात कल भी सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया, आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं, और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए, और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा नहीं क्या होगा अगर यही रुक रहा मुस्लिम जो बात है आप आगे क्या हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है, हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे, और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना है तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है, 9 तारीख के बाद ये न्यायालय देखेगा। प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट का मानना किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने है जो बात हुई है, मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या